गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, और जो हमारी बुक है दीपिका व्याकरण, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो सबसे पहले यहाँ पे दो फ्रेंड्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं। तो सुमित कहता है, अमित क्या तुमने कल से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारी कर ली है? तो जो दूसरा फ्रेंड है उसका अमित, वो जवाब देता है, हाँ सुमित, मैंने तो तैयारी कर ली है, परंतु क्या तुमने भी तैयारी कर ली है? तो फिर से सुमित जवाब देता है, हाँ मित्र, केवल एक प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। तो जो सुमित है वो कहता है कि वैसे तो तैयारी कर ली है, लेकिन एक प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहा। तो उसे जो उसका फ्रेंड है अमित, वो कहता है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर दिए गए उदाहरण से आपने जाना कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर कह सकता है और पढ़कर समझ सकता है। तो परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले भाषा का परिचय दिया गया है कि भाषा एक माध्यम है कि जिसके ज़रिए हम अपने विचार और अपने जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी हमें फील होता है वो हम लैंग्वेज के ज़रिए यानी भाषा के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के रूप। तो भाषा को प्रकट करने के लिए या समझने के लिए तो 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। लेकिन इसी आधार पर भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जैसे कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि मौखिक भाषा मतलब कि जब हम अपने जो भाव हैं, यानी हमें जो भी एक्सप्रेस करना है, उसको जब हम बोल कर प्रकट करते हैं तो वो होती है मौखिक भाषा। और जब हम अपने आप को या हमें जो भी कहना है या हमें जो भी एक्सप्रेस करना है, अपने भावों को जब हमें प्रकट करना है, और ऐसा जब हम लिख कर करते हैं अपने विचारों को, तो वो भाषा होती है लिखित भाषा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और हिंदी भाषा जो है वो भारत की राजभाषा है, यानी कि मुख्य भाषा है। और क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्से में जो है लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और भारत में अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि उड़िया, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मैथिली, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी और उर्दू। इसके बाद है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। यह चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। इन चिन्हों अथवा वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, यानी जिस तरीके से जिन चिन्हों का या अक्षरों का या सिंबल्स का प्रयोग करके हम भाषा को लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। और हमारे आसपास कई भाषाएं हैं, और हर भाषा की अपनी एक लिपि है जिसमें वो भाषा लिखी जाती है, जैसे कि भाषा के नाम और उसकी लिपि का नाम। तो जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। संस्कृत भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है। उर्दू लिखी जाती है फ़ारसी में। पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। और अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। लिपि के बाद है व्याकरण। तो भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से बनती है। सार्थक शब्द समूह जब निश्चित क्रम में होते हैं तब वाक्य की रचना होती है। वाक्य में शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता। इसके लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। तो जैसे हमने भाषा और लिपि के बारे में जाना, वैसे ही व्याकरण भी बहुत ज़रूरी है। व्याकरण मतलब
व्याकरण यानी कि भाषा के नियम, कि उसमें कौन सा शब्द कहाँ होना चाहिए, कौन सा चिन्ह कब लगाना चाहिए, ये सारे नियम होते हैं व्याकरण के। तो जब हम सही वाक्य बनाना चाहते हैं, एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना चाहते हैं, तो हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शब्दों को कहीं भी अगर हमने रख दिया तो उससे एक मीनिंगफुल वाक्य नहीं बनेगा। जैसे कि आपको नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, निकलता है पूरब सूरज से। तो क्या ये एक सही वाक्य है? ये एक गलत वाक्य है, क्योंकि इसमें जो शब्दों का क्रम है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका जो सही वाक्य है वो है सूरज पूरब से निकलता है। इसी तरीके से हमें हमेशा याद रखना है कि जब शब्द सही क्रम में होंगे तभी सही वाक्य बनेगा। तो परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों का बोध होता है। अगर हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। और हमने अब तक सीखा कि भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। अभ्यास कार्य, चित्र पहचान कर भाषा का मौखिक तथा लिखित रूप लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पे दिए गए चित्रों को देखना है, पहचानना है और उन चित्रों में जो कुछ भी हो रहा है उसको बोलना है और लिखना है। तो सबसे पहले चित्र में क्या हो रहा है? तो सबसे पहले चित्र में दो मित्र फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दो मित्र फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? दूसरे चित्र में एक लड़का पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं ना कि उसने डाकिए से पत्र लिया। तो एक लड़का पत्र पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में क्या है? तीसरे चित्र में एक लड़का रेडियो चला रहा है, यानी कि वो रेडियो को चालू कर रहा है। तो एक लड़का रेडियो चला रहा है। उसके बाद वाले चित्र में हम देख सकते हैं कि एक औरत किताब पढ़ रही है। एक औरत जो है वो पढ़ रही है, तो एक औरत किताब पढ़ रही है। उसके बाद जो है एक लड़का कंप्यूटर चला रहा है। ये हम देख सकते हैं ना, तो हमें लिखना है एक लड़का कंप्यूटर चला रहा है। और आखिरी जो चित्र है उसमें एक लड़का जो है वो पढ़ाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि एक लड़का पढ़ाई कर रहा है। ख, निम्नलिखित वाक्यों को शब्दों के सही क्रम में लगाकर शुद्ध वाक्य रूप लिखिए। यानी कि जो नीचे हमें वाक्य दिए गए हैं उनमें जो शब्दों का क्रम है वो सही नहीं है, तो हमें उन शब्दों को सही क्रम में लिखकर एक सही वाक्य बनाना है। फर्स्ट है, खुश बहुत हूँ मैं आज मैं। तो क्या ये सही है? तो ये गलत है। तो इसका सही जो रूप है वो है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो हमें उसी तरीके से इसका आंसर लिखना है। नंबर 2, हो तुम रहते कहाँ? तो ये भी गलत है। इसका सही जो क्रम है वो ये होगा कि तुम कहाँ रहते हो। नंबर 3, मेरी है मम्मी रिया का नाम। तो ये गलत है। इसका सही रूप होगा मेरी मम्मी का नाम रिया है। नंबर 4 है खा रही घास गाय। तो बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आएगा इस सेंटेंस को पढ़ के। तो इसका सही रूप है गाय घास खा रही है। निम्नलिखित चित्र में दो मित्रों के बीच कुछ वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप को शुद्ध वाक्य रूप में लिखिए। तो दो मित्र सोहन और मोहन कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप नहीं है। हमें वाक्य का शुद्ध रूप में नीचे दी गई स्पेस में दोबारा लिखना है। तो सबसे पहले मोहन कुछ बोल रहा है। मोहन क्या बोल रहा है? सोहन, पर घर आज कैसे? तुम्हारे अवकाश विद्यालय में आज है क्या? तो ये एक
गलत वाक्य है। सही वाक्य है सोहन आज घर पर कैसे। तुम्हारे विद्यालय में आज अवकाश है क्या। तो मोहन जो है वो अब इसका जवाब दे रहा है। नहीं सोहन नहीं है, नहीं अवकाश है आज मेरे विद्यालय में, था आवश्यक कार्य घर पर माँ को, इसीलिए विद्यालय से अवकाश मैंने लिया। तो ये बिल्कुल जो उसने बोला वाक्य वो बिल्कुल उसका जो क्रम है वो गलत है। तो सही वाक्य है नहीं मोहन आज अवकाश नहीं है, घर पर माँ को आवश्यक कार्य था, इसीलिए मैंने विद्यालय से अवकाश लिया। तो ये जो सही वाक्य हैं वो आपको नीचे दी गई स्पेस में लिखने हैं। आओ दोहराएं। मान लीजिए आप घर से छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपनी कक्षा में प्रथम आए हैं। आप यह शुभ समाचार अपने माता पिता को देना चाहते हैं। बताइए आप निम्न साधनों में से कौन सा साधन अपनाएंगे तथा भाषा के कौन से रूप का प्रयोग करेंगे। तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आप अपनी क्लास में फ़र्स्ट आए हैं। अब ये बात आपको अपने घर पर बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे, आप कौन से साधन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या लेटर लिखना या फैक्स करना या वीडियो कॉल करना या फिर टेलीफोन से बात करना, या फिर आप एक ऑडियो मैसेज भेजेंगे, और या तो फिर आप कंप्यूटर से ये बात उनको बताएंगे। तो इनमें से आप जो भी साधन चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोबाइल चूज़ किया तो साधन के नाम में आपको लिखना है मोबाइल, और भाषा का रूप क्या होगा ये बात आप बोलकर बताएंगे। इसीलिए भाषा का जो रूप होगा वो होगा मौखिक। लेकिन अगर आप पत्र लिखते हैं या फैक्स करते हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे, लिख कर। तो आपको भाषा के साधन में लिखना है या तो पत्र या तो फैक्स, और भाषा के रूप में आपको लिखना होगा लिखित। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है।